अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर तस्निया और आज हम आईकॉम पार्ट 1 की बुक बिजनेस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रोफेसर नाजिर हुसैन और प्रोफेसर इरफानी लाही की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक सोल्व करवाऊंगी, क्योंकि इस बुक में डिटेल और सिंपल डेफिनेशंस दी गई हैं और साथ ही साथ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशियो क्या होती है, कंपाउंडेड रेशियो क्या होती है, रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस किया जाता है और साथ ही साथ इनहेरिटेंस और पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। और इन सब कंसेप्ट्स को समझने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.1 में सोल्व भी करेंगे। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन टाइम कोड्स की मदद से आप डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली डेफिनेशन है रेशियो। रेशियो इज़ अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़, यानी कि दो क्वांटिटीज़ नंबर्स या वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि इनकी आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं और एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी कम या ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इलाके की नंबर ऑफ पैरट्स और नंबर ऑफ स्पैरोज को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड। यहाँ एक बात याद रखें कि जिन दो क्वांटिटीज वैल्यूज़ या नंबर को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं वो एक ही किस्म की हों। फॉर एग्जाम्पल, हम ए चाइल्ड का वेट बी चाइल्ड की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा, बल्कि वेट को वेट से और हाइट को हाइट से कंपेयर किया जाएगा हमेशा। एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, यानी कि जिन दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनकी हमने रेशियो ली हुई है, उनका जो यूनिट है वो भी सेम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ए चाइल्ड का वेट किलोग्राम में लिखा हुआ है तो बी चाइल्ड का वेट भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर किलोग्राम की जगह किलोमीटर, सेंटीमीटर या लीटर में कुछ लिख दिया है तो हम इन दो क्वांटिटीज़ की रेशियो फाइंड नहीं कर सकते और ना ही इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखें कि अगर ए चाइल्ड का वेट किलोग्राम में है तो बी चाइल्ड का वेट भी किलोग्राम में ही होना चाहिए, ग्राम में भी नहीं हो सकता। इवन तो कि ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये वेट को ही मेजर करते हैं, पर अगर हम ए चाइल्ड का वेट किलोग्राम में लिखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे ग्राम के साथ तो इनका जो आंसर है वो भी एक्यूरेट नहीं होगा और हम इस तरह से इनको कंपेयर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर को किलोमीटर से ही कंपेयर करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर के साथ नहीं। यहाँ हमने 3 की पॉइंट्स पढ़े हैं रेशियो की डेफिनेशन में कि क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटीज सेम काइंड की और सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि रेशियो को हम किस तरह से लिख सकते हैं। वैसे तो रेशियो को 3 तरह से लिखा जा सकता है। ए रेशियो बी, जिसको ए टू बी पढ़ेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, और इसी तरह फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम नाम से मैच करें तो ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब लगती है और वैसे भी क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में भी आपका ज़्यादातर ये इसी फॉर्म में लिखा गया होगा, डिवाइड और फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ। वैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, पर हम ज़्यादातर रेशियो का ही इस्तेमाल करते हुए इसको लिखेंगे। इसमें एक बात याद रखें कि ए को कहा जाता है एंटीसीडेंट और बी को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। और अगर ये चीज़ डिवाइड और फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई हो तो ए को कहेंगे न्यूमरेटर और बी को कहेंगे डिनोमिनेटर। ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट है ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, पर ये दो चीज़ें नहीं हैं जिसमें रेशियो की फॉर्म में अगर लिखा गया होगा तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इस चैप्टर में रेशियो का एक और भी यूज़ है और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड हैं, तो देखते हैं। रेशियो इज़ यूज टू शेयर और डिवाइड थिंग्स फेयरली, यानी रेशियो को कंपैरिजन के अलावा अगर हमने चीज़ों को या अमाउंट्स को फेयरली डिवाइड करना है तो उसके लिए भी हम रेशियो को यूज़ करते हैं। यहाँ एक बात याद रखें कि फेयरली का मतलब इक्वली डिवाइड करना नहीं है। जैसे अगर पार्टनर्स ने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं तो प्रॉफिट और लॉस भी उसी हिसाब से फेयरली डिवाइड होगा। और इसी तरह इनहेरिटेंस में भी आपको पता है कि वारसों को जो पैसे मिलते हैं वो सारे सेम नहीं होते, कुछ को ज़्यादा हिस्सा मिलता है तो कुछ को कम। वहाँ भी अमाउंट्स को फेयरली डिवाइड करने के लिए रेशियो का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5000 रुपीज़ पार्टनर ए और पार्टनर बी में डिवाइड करने हैं तो इसके लिए रेशियो दी गई है 3:1,
जिसका मतलब ये है कि इन 5,000 में से पार्टनर ए को 3 हिस्से मिलेंगे और पार्टनर बी को सिर्फ 1 हिस्सा मिलेगा। ये जो रेशो है ये ज़्यादातर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के वक्त डिसाइड कर ली जाती है और क्वेश्चंस में भी आपको रेशो और अमाउंट दी गई होगी, आपने सिंपली कैलकुलेशंस करके आंसर्स बताने हैं। तो अगली डेफिनेशन है कंपाउंडेड रेशो। व्हेन 2 और मोर रेशोज आर मल्टीप्लाई टुगेदर दे आर सेड टू बी कंपाउंडेड। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो वो कंपाउंडेड रेशो बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2a इज इक्वल टू 3b, ये एक कंपाउंडेड रेशो है। इसको देखते हैं कि ये किस तरह से कंपाउंडेड रेशो बनी होगी। अगर हम इसकी रेशोज़ को जो के 2 रेशोज़ हैं इनको सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाता है a टू b इज इक्वल टू 3 to 2। जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है a/b इज इक्वल टू 3/2। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो दोबारा से हमारी कंपाउंडेड रेशो बन जाती है। देखें ये दोनों सेम है। ये वाली रेशो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछी जा सकती है। वैसे तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पर इसको भी एक दफ़ा अच्छे से समझ लें। अब देखते हैं कि रेशो को लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन रेशो इन ऑर्डर टू रिड्यूस गिवन रेशो टू इट्स लोएस्ट फॉर्म अंटिल नो कॉमन फैक्टर। यानी कि रेशो की हर टर्म को उस वक्त तक मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जाता है जब तक वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। और कैसे पता चलेगा कि रेशो जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है? अगर रेशो की टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा आपस में तो हम कह सकते हैं कि रेशो जो है वो लोएस्ट फॉर्म में लिखी गई है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें रेशो दी गई है 165 to 75 तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। देखने से पता चल रहा है कि यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 एक कॉमन फैक्टर होगा क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, जिसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 to 15। इसको भी 5 से डिवाइड किया तो 33 आया, इसको 75 को 5 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज 3 के टेबल में आती हैं तो 3 एक कॉमन फैक्टर होगा, तो इन दोनों टर्म्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 11 to 5। ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ये सेम टेबल में आ ही नहीं सकते। दूसरी एग्जाम्पल को समझते हैं। 12/4 रेशो 8/4। एक बात याद रखें कि जब डिनोमिनेटर ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे कोई नंबर दिया गया हो और वो दोनों नंबर सेम हो तो सिंपली बस उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया इसकी दोनों टर्म्स को 4 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 होने से इन दोनों की हो जाएगी कटिंग और इस टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 और 4 की कटिंग हो जाएगी। तो बाकी जो वैल्यू रह जाएगी वो है 12 to 8। ये दोनों 2 के टेबल में आती हैं तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, पर एक बात याद रखें कि ये दोनों वैल्यूज़ 4 के टेबल में भी आती हैं। तो हम यूजुअली हायर नंबर होता है उसी से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस तरह हमें बार बार एक ही प्रोसेस को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3 to 2। ये दोनों भी प्राइम नंबर है तो इससे पता चल रहा है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा और इस तरह हमारी ये दोनों रेशियोज लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होगी। कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन दिया गया हो अगर उन्होंने कहा है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर तो वेल एंड गुड आपको करना ही है, अगर नहीं कहा गया तो फिर भी लोएस्ट फॉर्म में ही आंसर लिखा करें। इनहेरिटेंस क्या होती है? द एसेट्स लेफ्ट बाय अ पर्सन व्हेन ही एक्सपायर्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द heirs आफ्टर पेइंग burial expenses, पेमेंट ऑफ डेट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ विल। यानी कि जब कोई इंसान फोत हो जाता है तो उसके जो बिल्डिंग्स, कैश, बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं, बिजनेसेस या इसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे इनहेरिटेंस कहलाएंगे। ये जो इनहेरिटेंस है ये आगे आर्स में तकसीम कर दी जाती है, यानी उसके जो वारिस होते हैं उनमें तकसीम कर दी जाती है। पर उससे पहले कुछ एक्सपेंसेस पे करना जरूरी होते हैं जिनमें आ जाता है ब्यूरियल एक्सपेंसेस यानी कि कफन और दफनाने में जो अखराजात आते हैं, पेमेंट्स ऑफ डेट्स यानी जो फोत हुआ है अगर उसने कोई कर्ज देना था तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा, और एग्जीक्यूशन ऑफ विल। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। कलेक्टिंग एसेट्स यानी कि इस इंसान के अगर बहुत ज़्यादा एसेट्स थे अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं तो उनको कंबाइन करके पूरी इनहेरिटेंस को कैलकुलेट करने में जो अखराजात आएंगे, अगर कोई टैक्स पे करना था तो वो पे किया जाएगा। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सपेंसेस आते हैं यानी कि जो इनहेरिटेंस है जो हमारे पास इकट्ठी तो हो चुकी है पर अगर हमने उसको डिफरेंट आर्स में तकसीम करना है तो उसमें भी कुछ अखराजात आते हैं। तो इनहेरिटेंस को पे करने से पहले ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं इनको डिडक्ट किया जाता है इनहेरिटेंस में से
और उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको आगे वारसों में तकसीम कर दिया जाएगा। इस्लाम में इनहेरिटेंस के 12 रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 रूल्स बताऊंगी जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। सबसे पहला रूल है वाइफ्स शेयर, यानी कि मरहूम की बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8। ये सूरत में अगर औलाद मौजूद है, और 1/4 ये सूरत में जब औलाद मौजूद नहीं है। बेटे को कितने हिस्से मिलेंगे, 2 हिस्से, और बेटी का जो शेयर होगा वो होगा 1 हिस्सा। इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 रूल्स ही इस्तेमाल हुए हैं, बाकी इनको क्वेश्चन में सोल्व करने से आपको इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आ जाएगी। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप। A partnership is a business arrangement where 2 or more people work together, share the responsibilities, profits and losses of the business। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, याद रखें कि 2 लोग होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, अकेला एक इंसान पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, यानी कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर ए की, तो पार्टनर बी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर सी को कुछ काम दिए जाते हैं तो पार्टनर डी के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस भी हर पार्टनर में इसी तरह से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख, बी ने की है 50,000 और सी ने इन्वेस्टमेंट की है 1,50,000, तो इनमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा है, लेकिन पार्टनर सी को लॉस भी सबसे ज्यादा बियर करना पड़ेगा। इसी तरह पार्टनर बी को सबसे कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो उस सूरत में नुकसान भी सबसे कम पार्टनर बी का ही होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज 1.1 में सोल्व किए जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, यानी कि ये जो किलोग्राम, रुपीस, किलोमीटर और लीटर में वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको रेशियो की फॉर्म में लिखें और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। अब इनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं और देखते हैं कि लोएस्ट फॉर्म में इनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 128 किलोग्राम टू 16 किलोग्राम। इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 128 किलोग्राम रेशियो 16 किलोग्राम। इसको अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल और HCF। डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या कर देखते हैं कि जो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है अगर वो 2 के टेबल में आती है तो ये कॉमन फैक्टर होगा 2 एक। इसके अलावा बाकी नंबर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, पर मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं करवाऊंगी, मैं आपको HCF के मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। ये सिंपल भी है और आपके लिए करना आसान होगा। तो अगर हम 128 और 16 का HCF फाइंड करें तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। टू 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। इसी तरह 16 का भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2, फिर से 2, ये एक दफ़ा फिर से, और 4 दफ़ा हमारे पास जो 2 है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आएगा 16। तो इसको अब डिवाइड करके देखते हैं वैल्यू को कि क्या आंसर आता है। एक बात याद रखें कि जो सेम यूनिट होते हैं उनकी कटिंग हो जाएगी, बाकी जो वैल्यू रह जाएगी उसको हम करेंगे 16 से डिवाइड। 128 डिवाइडेड बाई 16 तो हमारा आंसर आएगा 8, और 16 को 16 से डिवाइड करने से हमारा आंसर आया है 1। 1 एक प्राइम नंबर है तो ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि जो हमारा ये रेशो है ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 है ₹25 एंड ₹75। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ₹25 रेशियो ₹75। यहाँ रुपीज़ सेम यूनिट है तो इसको कर देंगे क्रॉस, बाकी रह जाएगा 25 और 75।
यहाँ देखने से पता चल रहा है कि दोनों वैल्यूज़ में 5 है, यूनिट प्लेस पे तो ये 5 के टेबल में आती होंगी। हम चाहें तो यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, पर एक दफ़ा एलसीएम लेकर देखते हैं। HCF फाइंड करने का एक और फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है कि दोनों वैल्यूज़ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इस तरह हम डायरेक्ट एक ही दफ़ा में अपनी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं और हमें बार बार छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए क्वेश्चन को लंबा नहीं करना पड़ेगा। ये हमने 25 का HCF ले लिया। इसी तरह 75 का HCF फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो एक है 5 और दूसरा भी 5, जिनको आप इसमें मल्टीप्लाई करवाने से हमारा HCF आ गया है 25, जिससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों वैल्यूज़ 25 के टेबल में भी आती हैं। तो इनको हम डायरेक्ट 25 से ही सोल्व कर देते हैं। 25 को 25 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 1 और 75 को 25 से डिवाइड करने से 3। ये दोनों वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स हैं, तो इससे ज़्यादा ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकते, जिससे पता चलता है कि हमारी जो रेशो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3 किलोमीटर टू 8/15 किलोमीटर। इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं 2/3 किलोमीटर रेशो 8/15 किलोमीटर। यहाँ भी किलोमीटर सेम यूनिट है तो कटिंग हो जाएगी कि जो वैल्यू रह गई है वो है 2/3 रेशो 8/15। अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो दी गई है तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। वैसे तो 3 और 15 सेम टेबल में आते हैं, तो जो ये बड़ी वैल्यू है यही हमारा एलसीएम होगा, पर फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 15 और 3 का एलसीएम लेने से 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र 3 और 5 1 ज़र 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 15। तो देखिए फिर से हमारा एलसीएम आ गया है 15। तो हमने करना क्या है, हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को 15 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी और हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। 3 5 ज़र 15 और 15 की कटिंग हो जाएगी। बाकी जो वैल्यू रह गई हैं वो है 2 और 5 और 8। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आएगा 10 और 8। अब ये दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल में आती हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर आएगा 5 और 4। इसमें 5 एक प्राइम नंबर है, तो इससे ज़्यादा ये वैल्यू भी सोल्व नहीं हो सकती, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और यही रेशो का आंसर है। पार्ट 4 है 3.5 लीटर्स टू 6.5 लीटर्स। इस क्वेश्चन को भी हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.5 लीटर रेशो 6.5 लीटर्स, जिसमें लीटर की लीटर से कटिंग हो जाएगी। बाकी रह जाएंगी वैल्यूज़ 3.5 रेशो 6.5। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है वो पॉइंट्स में है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को ही ख़त्म करेंगे, तो वैल्यू आएगी 35/10 और 65/10। ये आप पहले भी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि 10 क्यों आया है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी तो हमने उसको ख़त्म करके एक 0 लगा दिया। अब यहाँ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो सेम है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ और इनकी कटिंग हो जाएगी। बाकी वैल्यू रह गई है 35 रेशो 65। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल में आती हैं, हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड करती हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 और 13। ये दोनों भी प्राइम नंबर है और मज़ीद सोल्व नहीं हो सकते, तो हमारी जो रेशो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्टूडेंट टुक 64 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 84 मार्क्स इन कंप्यूटर। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स। यानी एक स्टूडेंट है जिसके टेस्ट या पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट के 64 मार्क्स आए हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट के 84 मार्क्स आए हैं। एक बात याद रखें कि हमने जो रेशियो फाइंड करनी है वो इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स है, यानी कि जो रेशियो है हम उसको 64 टू 84 लिखेंगे। 84 टू 64 लिखने से वो गलत हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट के इंग्लिश मार्क्स हैं 64।
और कंप्यूटर के मार्क्स हैं 84। और हमने रेशियो फाइंड करनी है इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स। रेशियो कंप्यूटर मार्क्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि हम सोल्यूशन में डायरेक्ट ये रेशियो लिखकर आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट गिवन डाटा को लिखने से आपकी प्रेजेंटेशन और पेपर का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि गिवन डाटा को भी डिटेल के साथ लिखा करें। ओके, तो इंग्लिश के मार्क्स थे 64, रेशियो कंप्यूटर के मार्क्स हैं 84। अब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किससे डिवाइड करना है। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। इसी तरह 84 का भी हम एलसीएम ले लेंगे। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 7 are 21 and 7 1 are 7। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है और 2 फिर से एक कॉमन फैक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा HCF आया है 4, यानी कि इन दोनों नंबर्स में 4 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 4 को इन दोनों से डिवाइड करवा देते हैं। 64 को डिवाइड करने से 4 से हमारा आंसर आएगा 16। इसी तरह 84 को 4 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 21। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस में हमने ये देखा था कि आंसर में प्राइम नंबर होता था तो हम समझ लेते थे वो एक लोएस्ट फॉर्म है रेशियो की, बट यहाँ पर तो दोनों वैल्यूज़ ही प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी नहीं है, तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है? नहीं, बल्कि एक बात याद रखें कि जिस भी वैल्यूज़ का हमने HCF लेने के बाद उसको डिवाइड किया होगा, ये वैल्यू मज़ीद सोल्व नहीं हो सकती। बेशक ये दोनों नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है, बट ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो हम कहेंगे कि ये लोएस्ट फॉर्म में है रेशो और इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्ट्रीब्यूट 60,000 इन द रेशियो ऑफ 11 to 9 बिटवीन 2 ब्रदर्स। यानी कि ये जो अमाउंट दी हुई है इसको इस रेशियो के साथ 2 भाइयों के दरमियान में डिवाइड करना है। जो ब्रदर ए होगा उसको 11 पार्ट्स मिलेंगे 60,000 के, और जो ब्रदर बी होगा उसको 9 पार्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख देते हैं जिसमें हमें टोटल अमाउंट दी गई है 60,000 रुपीज़। उसके साथ हमें क्वेश्चन में रेशो भी दी गई है 11 to 9। सबसे पहले करते हैं सम ऑफ रेशो। आगे आने वाले हर क्वेश्चन में हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ रेशो करने से 11 + 9 हमारे पास आंसर आ गया है 20। उसके बाद हम इंडिविजुअल रेशो लिखते जाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, जिससे हमें हर इंसान को मिलने वाले पैसों का पता चल जाएगा। मैं आपको इसका एक दफ़ा फार्मूला भी लिखकर दिखा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो 1, यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट वाली रेशो जो 11 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ये जो फार्मूला है ये आपने क्वेश्चन में लिखना नहीं है और ना ही ये लिखवाया जाता है, ये बस मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें उसके लिए आप उसकी रेशो लिखेंगे। अगर फर्स्ट का आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट वाली रेशो लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे हमेशा सम ऑफ रेशो के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से। एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि इसको आपने आंसर में नहीं लिखना, बस इसको याद रखें और इससे आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए देखते हैं कि फर्स्ट ब्रदर को कितना हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर, हमारे पास वैल्यू आएगी 11, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रदर है तो उसकी फर्स्ट वाली रेशो 11 थी। डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से। तो 20 और 60,000 की कटिंग करने से हमारे पास आएगा 3,000 और 11 को 3,000 से मल्टीप्लाई करने से
फर्स्ट ब्रदर का शेयर आ जाएगा जो कि है 33,000। ये था फर्स्ट ब्रदर को मिलने वाला हिस्सा। अब इसी तरह दूसरे ब्रदर का भी शेयर फाइंड करते हैं कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, और उसके लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर। सेकंड ब्रदर की रेशो फाइंड करने के लिए हम सेकंड वाली जो रेशो है वही लिखेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट ब्रदर की रेशो थी और ये सेकंड ब्रदर की रेशो है। तो 9 डिवाइडेड बाय 20 जो कि सम ऑफ रेशो है, मल्टीप्लाई बाय 60,000। इन दोनों की कटिंग करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,000, और यहाँ भी 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से। 9 मल्टीप्लाई 3,000, हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,000। इस तरह हमें पता चल गया कि पहले भाई को 33,000 मिलेंगे और दूसरे भाई को 27,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह हम आगे आने वाले हर क्वेश्चन में रेशियो को सम करेंगे और इंडिविजुअली हर रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए आंसर्स फाइंड करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम एंड अकरम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज 6-5। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल मार्क्स इफ द टोटल मार्क्स आर 110। असलम और अकरम का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट या कोई पेपर हुआ है जिसमें उन दोनों के मार्क्स की रेशियो हमें बताई गई है 6-5 और टोटल मार्क्स भी बताए गए हैं कि 110 है। हमने क्या करना है, ये बताना है कि असलम के कितने मार्क्स आए हैं और अकरम के कितने मार्क्स आए हैं। तो गिवन डाटा लिखते हैं जिसमें सबसे पहले हमेशा टोटल वैल्यू ही लिखी जाती है। तो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 110 और साथ में हमें क्वेश्चन में रेशो दी गई है जो कि है 6-5। अब हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह रूल अप्लाई करते हुए असलम और अकरम के मार्क्स को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम सम ऑफ रेशो करेंगे। सम ऑफ रेशो है 6 + 5 = 11। अब फाइंड करते हैं असलम के मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम। हमने पहले असलम के मार्क्स इसलिए फाइंड किए हैं क्योंकि हमें जो रेशो दी गई है, आप याद करें कि वो असलम टू अकरम मार्क्स दी गई है। अगर हम पहले अकरम के मार्क्स फाइंड कर लेंगे और उसके लिए हम 6 को यूज़ करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा, क्योंकि ये जो 6 है ये असलम के मार्क्स की रेशो है। तो असलम के मार्क्स फाइंड करते हैं। इसमें पहले आएगा 6 डिवाइडेड बाय 11। मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल रेशो जिसके हम आंसर फाइंड करना चाहते हैं और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो के साथ, मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू जो टोटल मार्क्स थे 110। इसकी कटिंग करने से हमारे पास आंसर आएगा 10। तो 6 × 10 = 60। साथ में यूनिट भी लिख दें, जो वैल्यू दी गई है ये थे मार्क्स। अगर रुपीज़ में होता तो हम रुपीज़ ही लिखते, अब हमने लिख दिया है 60 मार्क्स। अब इसी तरह हम अकरम के मार्क्स भी फाइंड कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अकरम। अकरम के मार्क्स की रेशो थी 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 110। यहाँ भी कटिंग करने से 10 आ जाएगा और 5 × 10 = 50 मार्क्स। इस तरह हमें पता चल गया कि असलम के जो मार्क्स आए हैं वो है 60 और अकरम के मार्क्स आए हैं 50। क्वेश्चन नंबर 5 है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 4-5-6। इफ द पैरामीटर इज 360 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी हर साइड की रेशो हमें दी गई है और साथ में बताया गया है कि जो पैरामीटर है उस ट्रायंगल का वो है 360 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, हर साइड की कितनी लेंथ होगी। ये क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ट्रायंगल की जो हर साइड है
ये वाली, ये और ये ही इसकी साइड्स हैं। ये एंगल्स हैं, एंगल्स नहीं दिए गए, साइड्स दी गई हैं। तो पहली साइड की रेशो है 4, दूसरे की 5 और तीसरे की 6। हमें टोटल पैरामीटर दिया गया है जो कि 360 सेंटीमीटर है। रेशो दी गई है 4:5:6। अब हम सेम रूल अप्लाई करते हुए इसकी भी हर साइड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले किया जाएगा सम ऑफ रेशो 4 + 5 + 6, तो हमारे पास आंसर आ गया है 15। अब हम फर्स्ट साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, उसके लिए फर्स्ट साइड की लेंथ फाइंड करने लगे हैं तो पहली रेशो ही लिखी जाएगी 4 / 15 × 360। 15 को 360 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 24। 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट साइड की लेंथ है। अब दूसरी साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ सेकंड साइड, इसमें अब हम सेकंड वाली रेशो लिखेंगे। तो 5 / 15 × 360। हम पहले देख चुके हैं कि 360 को 15 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 24। तो सिंपली 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। ये है दूसरी साइड की लेंथ। इसी तरह थर्ड साइड की लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड वाली रेशो है 6। तो 6 / 15 × 360 सेंटीमीटर। 15 और 360 की कटिंग करेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 × 24, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। और ये थी हमारी थर्ड साइड की लेंथ। इस तरह हमने देखा कि फर्स्ट साइड की लेंथ है 96 सेंटीमीटर, सेकंड साइड की लेंथ है 120 सेंटीमीटर और थर्ड साइड की लेंथ है 144 सेंटीमीटर। एक बात याद रखें कि जो आंसर्स आते हैं हमारे, इन दोनों को हमेशा प्लस करने से टोटल जो वैल्यू, नंबर या यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है वो आंसर होना चाहिए। आप बेशक एक दफ़ा करके देख लें। 96 सेंटीमीटर + 120 सेंटीमीटर + 144 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैश प्राइस ऑफ ₹1200 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। एक कैश प्राइज निकला है 3 बच्चों का जिनको मिले हैं 1200 रुपये, और ये जो 1200 रुपये हैं हमने इन तीनों बच्चों में इस रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि तीनों स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली कितने कितने पैसे मिले हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस की अमाउंट दी गई है। तो अमाउंट ऑफ कैश प्राइस जो कि है ₹1200, साथ में रेशियो दी गई है 1:2:3। तो अब हम सिंपली रूल्स को अप्लाई करते हुए आंसर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे सम ऑफ रेशियो, जो कि आएगा 1 + 2 + 3 = 6। अब 1 बाय 1 हर स्टूडेंट का शेयर फाइंड कर लेते हैं। तो शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट का शेयर है तो उसके लिए रेशियो भी फर्स्ट वाली ही यूज़ होगी। 1 / 6 × टोटल अमाउंट 1200। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 200, और 1 और 200 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 200, जिससे हमें पता चला कि फर्स्ट स्टूडेंट को कैश प्राइज मिलेगा 200 का। शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट,
सेकंड स्टूडेंट के शेयर के लिए हम सेकंड रेशो लिखेंगे जो है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इन दोनों की भी कटिंग की जाएगी तो आंसर आएगा 200। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹400। इतने पैसे मिलेंगे दूसरे स्टूडेंट को। शेयर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, इसके लिए थर्ड वाली रेशो है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इनकी भी कटिंग करके फिर से 200 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 200 आंसर आ जाएगा ₹600। ये थी थर्ड स्टूडेंट को मिलने वाले कैश प्राइस की अमाउंट। स्टूडेंट 1 को मिले हैं 200, स्टूडेंट 2 को मिले हैं 400, तो स्टूडेंट 3 को मिले हैं ₹600। क्वेश्चन नंबर 7 है A इज़ हाफ एज ओल्ड एज B, यानी कि A जो है उसकी एज B से हाफ है। अगर B 10 ईयर्स ओल्ड है तो A की एज होगी 5 एंड B इज़ हाफ एज ओल्ड एज C, और जो B है उसकी एज C से हाफ है, यानी कि अगर C 20 ईयर्स का है तो B की एज होगी 10 ईयर्स। अगर A, B और C की एजेस को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर आएगा वो है 105। फाइंड देयर एजेस सेपरेटली, तीनों की एज को हमने 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है और बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो कि दिया हुआ है हमें सम ऑफ एजेस 105 ईयर्स। तो सपोज करते हैं कि जो A की एज है वो होगी 100 ईयर, तो B की एज क्या होगी A का डबल 200 ईयर्स, और C की एज क्या होगी B का डबल जो कि 400 बनेगा। अब इसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा पढ़ के देखते हैं। उन्होंने हमें कहा था कि जो A की एज है वो B का हाफ है, तो देखें अगर हम B की एज 200 है तो इसका हाफ करें तो 100 ही बनता है, यानी हमने ठीक लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि B की जो एज है वो C का हाफ है, तो C की एज 400 है तो इसका हाफ करें तो 200 ही आता है, यानी ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इनके अलावा हम कोई दूसरी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 2 और 4, या फिर 10, इसकी एज 20 रख लें तो इसकी 40, या इसके अलावा आप 5, 10 और 20 भी रख सकते हैं एजेस। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो आप एजेस पोज कर रहे हैं इसमें जो सीक्वेंस का रूल है वो ये होना चाहिए कि पहली एज जो लिखी है अगली एज उसका डबल होगी और उससे अगली एज उसका भी डबल होगी। जैसे 5 है तो इसका डबल हमने किया 10, इसको भी डबल किया तो 20। अगर इस रूल को फॉलो करते हुए आप अपनी कोई अमाउंट्स को सपोज करते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं आपको 100, 200 और 400 से ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, आप चाहें तो किसी और वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन एजेस की रेशो क्या बनेगी। रेशो फाइंड करते हैं। 100 रेशो 200 रेशो 400, डबल ज़ीरो की सारे डबल ज़ीरो से कटिंग हो जाएगी, तो बाकी जो रेशो रह गई है वो है 1 रेशो 2 रेशो 4। ये हमारे पास रेशो आ गई है और हमें टोटल वैल्यू भी दी गई है। अब हम सिंपली रूल्स को अप्लाई करते हुए इंडिविजुअल एज फाइंड कर लेंगे A, B और C की। सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करते हैं, तो 1 + 2 + 4 वैल्यू आ जाएगी 7। अब 1 बाय 1 एज फाइंड कर लेते हैं A की। 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो एजेस दी गई थी, इसको डिवाइड करने से 105 डिवाइडेड बाय 7 आंसर आएगा 15। इससे हमें पता चला कि जो A की एज है वो है 15 ईयर्स। एज ऑफ B की रेशो है 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 105 ईयर्स,
इनकी भी कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 15, 2 × 15, तो हमारे पास ए की एज आ गई है 30 ईयर्स। अब सी की एज फाइंड कर लेते हैं। एज ऑफ सी की रेशो है 4 / 7 × 105 ईयर्स। 7 और 105 की कटिंग करने से आएगा 15, और 4 और 15 को कर देंगे मल्टीप्लाई, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 60 ईयर्स। अब हमें पता चल गया है कि ए की जो एज है वो है 15, बी की एज है 30 ईयर्स और सी की एज है 60 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इज़ 1/3 एज ओल्ड एज बी एंड बी इज़ हाफ एज ओल्ड एज सी। यानी कि जो ए है वो 1/3 है बी का। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है वो ए से 3 गुना बड़ा है। अगर ए की एज 10 ईयर्स है तो बी की एज होगी 30 ईयर्स। एंड बी इज़ हाफ एज ओल्ड एज सी, और जो सी है बी से 2 गुना बड़ा है। यानी कि अगर बी की एज हमने रखी थी 30 ईयर्स तो सी की एज होगी 60। क्वेश्चन में सम ऑफ एजेस दिया गया है तो वो लिख लेते हैं। सम ऑफ एजेस हमें दिया गया है 180 ईयर्स। तो सपोज करते हैं कि ए की एज होगी 100 ईयर्स, तो फिर बी की एज क्या होगी, ए का ट्रिपल जो कि 300 होगा। सी की एज क्या होगी, बी का डबल, तो बी को डबल करें तो 600 आता है। अब हमने जो वैल्यू सपोज की है इनको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया था कि ए की जो एज है वो बी का 1/3 है, तो जब हमने इसका 1/3 लिया तो देखें इसको दोबारा से कटिंग करने से 100 आ जाएगा, जो कि हमने वैल्यू लिखी हुई है ए की। यानी कि ये जो वैल्यू हमने लिखी है वो करेक्ट है। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो बी की एज है वो सी का हाफ है, तो अगर हम सी को हाफ करें तो हमारे पास 300 ही आंसर आता है, जो कि बी की एज लिखी हुई है। यानी कि हमने ये बी की एज भी करेक्ट लिखी हुई है। आप इन एजेस के अलावा 1, 3 और 6 भी लिख सकते हैं, या फिर 5, 15 और 30 लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 10, 30 और 60 लिख लें। बस इस क्वेश्चन में भी वैल्यूज़ को सपोज करते हुए आपने एक सीक्वेंस का ख्याल रखना है, और वो ये है कि जो आपने फर्स्ट वैल्यू लिखी है उसके बाद जो सेकंड वैल्यू लिखी है वो फर्स्ट वैल्यू का ट्रिपल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने 10 लिखा है तो इसका ट्रिपल लेंगे तो फिर 30 आ जाएगा। 5 लिखा है इसका ट्रिपल लेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू का डबल होना चाहिए। जैसे अगर हमने 30 लिखा है तो इसका डबल लेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 का डबल 30 और 3 का डबल 6। बस इन 2 रूल्स को अप्लाई करते हुए अगर आप अपनी सीक्वेंस को तैयार करेंगे तो आप इसके अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगेन मैंने आपको जो वैल्यूज़ पोज करवाई हैं उसी से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। तो देखते हैं कि एजेस की रेशो क्या होगी। रेशो ऑफ एजेस 100, रेशो 300, रेशो 600। 00 की कटिंग कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1:3:6। सम ऑफ रेशो जो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 + 6, तो इनको प्लस करने से आएगा 10। अब 1 बाय 1 हम ए, बी और सी की एज फाइंड कर लेते हैं। एज ऑफ ए 1/10 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो हमें एज दी गई है तीनों की 180 ईयर्स। इसको कटिंग करने से हमारा आंसर आएगा 18। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करने से पता चला है कि ए की एज है 18 ईयर्स। एज ऑफ बी, बी हमारे पास सेकंड वैल्यू है तो सेकंड रेशो हम लिखेंगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180 ईयर्स। इनकी भी अगेन 180 / 10 कटिंग करेंगे तो 18 आ जाएगा।
और 3 मल्टीप्लाई 18 करने से हमारे पास आंसर आया है 54 ईयर्स, यानी कि बी की एज है 54। सी की एज फाइंड कर लेते हैं। एज ऑफ सी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 180 ईयर्स। अगेन इसकी कटिंग करने से 18 आंसर आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 18 तो आंसर आया है 108 ईयर्स, जिससे हमें अब पता चला है कि ए की एज है 18 ईयर्स, बी की एज है 54 ईयर्स और सी की एज है 108 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है एन अमाउंट ऑफ ₹4 lakh लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो, अ सन एंड 3 daughters। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। यानी कि इनहेरिटेंस के तौर पे छोड़े जाने वाले जो 4 लाख की अमाउंट है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एक बेवा में, एक बेटे और 3 बेटियों में। तो बताएं कि हर किसी का शेयर क्या होगा। विडो को कितने पैसे मिलेंगे, बेटे और बेटियों को कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि किस तरह हम रेशो को यूज़ करते हुए इन सबको मिलने वाली अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल इनहेरिटेंस दी गई है ₹4 लाख। सबसे पहले हम हमेशा विडो का शेयर फाइंड करेंगे। तो विडोज शेयर आएगा हमारे पास 1/8 की रेशियो हमने यूज़ किया। 1/8 मल्टीप्लाई 4 लाख। 4 लाख को 8 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 50,000, यानी कि बेवा को 50,000 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद आपने हमेशा बेटे और बेटियों का शेयर फाइंड करने से पहले टोटल अमाउंट में से विडो को मिलने वाले शेयर को माइनस करना है। तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। रिमेनिंग इनहेरिटेंस, जिसमें हम 4 लाख में से माइनस करेंगे 50,000 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,50,000। अब हम इन पैसों को बच्चों में डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कि बेटे और 3 बेटियों में क्या रेशो बनती है। रेशो अमंग 1 son and 3 daughters। तो एक बेटा है और हमें पता है कि बेटे को जायदाद में 2 हिस्से मिलते हैं, तो 2 लिख दिया है। और बेटियों के लिए हमेशा 1 लिखते हैं। तो 3 बेटियां हैं तो 3 दफ़ा ही हम 1 लिख देंगे। अब करते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएंगी 5। अब हम सिंपली जैसे पिछले क्वेश्चंस में रूल्स अप्लाई करते हुए हमने आंसर फाइंड किए थे, सेम उसी तरह हम आंसर फाइंड कर लेंगे इस क्वेश्चन में भी। शेयर ऑफ सन, यानी बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा। बेटे की रेशो क्या थी 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि ये विडो को मिलने वाले शेयर से पहले की इनहेरिटेंस है। अभी हमने जिस इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटे और बेटियों में वो है 3,50,000, तो यही लिखेंगे हम 3,50,000। यहाँ 5 और 3,50,000 की कटिंग करने से आंसर आ जाएगा 70,000 और 2 और 70,000 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹1,40,000, यानी कि बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा। अब देखते हैं कि बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ ईच डॉटर, यहाँ हमने ईच का वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि बेटियां जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो अगर हम हर किसी की अलग अलग से शेयर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो हम तीनों का अलग-अलग से सेम आंसर लिखने की बजाय उनको एक ही दफ़ा में बस बता देते हैं कि हर बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ईच लिखा हुआ है। 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000, तो 5
और 3,50,000 की कटिंग करने से 70,000 आ जाएगा और 70,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 70,000 आंसर आएगा हमारे पास, जिससे हमें पता चला है कि बेवा को हिस्सा मिला है 50,000 रुपये, बेटे को मिलेंगे 1,40,000, हर बेटी को मिलेगा 70,000 रुपये। यहाँ एक और बात का ख्याल रखें कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि इन आंसर्स को प्लस करने से हमारी ये टोटल अमाउंट आनी चाहिए, फिर ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर इनको प्लस करके देखेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि जो 70,000 हमने लिखा हुआ है, ये हमने हर बेटी का अलहदा से नहीं बताया हुआ, हमने बस कह दिया है कि हर बेटी को 70,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर आप सम करके देखना चाहते हैं आंसर करेक्ट आया या नहीं, तो उसके लिए आपको जो जितनी बेटियां होंगी, लाइक 3 बेटियां हैं, तो उससे 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा इन तीनों को प्लस करने से आपका ये दोबारा से टोटल अमाउंट आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो करेक्ट है। ये चीज़ आप आंसर में नहीं लिखेंगे, ये बस आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इनको प्लस करने से तो हमारा 4 लाख नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया होता क्योंकि हमने ये एक साथ ही सबका आंसर लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ करते हुए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर असगर हैज़ अ वाइफ, 2 sons एंड 3 daughters. ही ओन्स ₹5 लाख। यानी कि मिस्टर असगर हैं, उनकी एक बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनके पास कितने पैसे हैं? 5 लाख रुपए। ही गिफ्ट्स 1/8 शेयर टू हिज वाइफ। वो अपनी बीवी को इतना हिस्सा एज अ गिफ्ट दे देते हैं 5 लाख रुपए में से। एंड रिमेनिंग अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन। बाकी जो पैसे बच जाएंगे वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच। तो हर किसी को कितने पैसे मिलेंगे हमने ये कैलकुलेट करना है। When every son receives double than that of daughter. जब हर बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा उसका जितना कि बेटी को मिला था। ये बात हम इनहेरिटेंस के रूल्स को डिस्कस करते वक्त भी देख चुके हैं कि अगर बेटी को एक हिस्सा मिलेगा तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। इस बात को इन्होंने बस दोबारा से स्टेटमेंट में एक दफ़ा लिख दिया हुआ है, वरना ये वही बात है जो हम पीछे क्वेश्चन में सोल्व करते आए हैं और मैंने कंसेप्ट में भी आपको बताया था। अब देखते हैं कि बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटों और बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट दी गई है 5 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले वाइफ का शेयर फाइंड कर लेते हैं। वाइफ्स शेयर जो कि 1/8 ही होगा, 1/4 इसमें भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी औलाद मौजूद है। हमने 5 लाख को 8 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹62,500। अब देखते हैं वाइफ को पे करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी। ₹5 लाख में से हम 62,500 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 4,37,500 रुपीज़। बेटों और बेटियों को मिलने वाले शेयर की हम रेशो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रेशो ऑफ 2 sons एंड 3 daughters। तो 2 बेटे हैं तो हर बेटे को 2-2 हिस्से मिलेंगे, 2:2। और 3 बेटियां हैं तो हर बेटी को 1-1 हिस्सा मिलना होता है, तो 1:1:1। अब सिंपली हम सम ऑफ रेशो करते हैं। 2 + 2 + 1 + 1 + 1, तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगा 7। शेयर ऑफ ईच सन। पिछले क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि सिर्फ एक बेटा है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 बेटे हैं तो इसलिए हमने ईच लिखा हुआ है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करें, इसलिए एक ही दफ़ा ईच लिखकर इसमें सोल्व कर देते हैं। तो 2 / 7 ×
4,37,500 रुपीज़। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 62,500 और 62,500 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सन का शेयर आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़। शेयर ऑफ ईच डॉटर। इसमें अब 1 को एज अ रेशो यूज़ करेंगे क्योंकि हर बेटी को एक हिस्सा मिलना होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500 रुपीज़। फिर से इन दोनों को डिवाइड करने से 62,500 आ जाएगा और 62,500 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 62,500। यहाँ हमने पता चला कि जो वाइफ को शेयर मिलेगा वो है 62,500 रुपीज़, बेटियों को शेयर मिलेगा 1,25,000 और बेटियों को मिलेगा 62,500। क्वेश्चन नंबर 11। 4 partners got profit rupees 4,38,500 from a business. This profit is to be allocated to 4 partners in the ratio 3/5 ratio, 1/4 ratio, 2/3 ratio, 4/7. Determine the amounts of profit of each partner. इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि पार्टनरशिप का बिजनेस है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं और उनको प्रॉफिट हुआ है इतने पैसों का। इस प्रॉफिट को कह रहे हैं कि चारों पार्टनर में एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किस रेशियो के साथ वो भी बताई गई है। डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। लेट्स सपोज ABCD ये 4 पार्टनर हैं और इन चारों पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये बताना हमने। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दी गई है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ ₹4,38,500। साथ में हमें रेशो भी दी गई है तो वो भी लिख लेते हैं। गिवन रेशो है 3/5 रेशो, 1/4 रेशो, 2/3 रेशो, 4/7। इस क्वेश्चन में भी हमें रेशो जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम को हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये देखें हर वैल्यू डिफरेंट है और ये चारों सेम टेबल में नहीं आती। तो जो एलसीएम होगा वो इन सब को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हमारे पास। तो 5 × 4 × 3 × 7 इज़ इक्वल टू 420। तो हम रेशो की हर टर्म को 420 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। रेशो 1/4 × 420 रेशो 2/3 × 420 रेशो 4/7 × 420। 5 और 420 को कटिंग करने से हमें पास आएगी वैल्यू 84। 4 और 420 की कटिंग करने से वैल्यू आएगी 105। 3 और 420 की कटिंग करने से 140 और 7 और 420 की कटिंग करने से 60। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 1 × 105 रेशो 2 × 140 रेशो 4 × 60 3 × 84 आंसर आ जाएगा 252। 1 को 105 से मल्टीप्लाई करने से 105 ही आएगा। 2 × 140 इज़ इक्वल टू 280 और 4 × 60 इज़ इक्वल टू 240। ये हमारी रेशो है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखी हुई है। इससे ज़्यादा इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती। तो हम इसी रेशो को यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस रेशो को सोल्व करने से हमने देखा जो आंसर आएगा वो है 252 रेशो 105 रेशो 280 रेशो 240। सबसे पहले हम रूल्स को अप्लाई करते हुए सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। तो 252 + 105 + 280 + 240 हमारे पास आंसर आ जाएगा 877।
शेयर ऑफ पार्टनर ए। पार्टनर ए के लिए हम यही रेशो यूज़ करेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 877 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट की जो अमाउंट थी 877 और 4,38,500 की कटिंग करने से आंसर आ जाएगा 500 और 252 मल्टीप्लाई 500 करने से हमारे पास आंसर आएगा ₹1,26,000। ये पार्टनर ए का शेयर है। शेयर ऑफ पार्टनर बी। पार्टनर बी के लिए हम यही सेकंड वाले रेशो यूज़ करेंगे, 105 डिवाइडेड बाय 877 मल्टीप्लाई बाय 4,38,500। इन दोनों की कटिंग करने से 500 आ जाएगा और 105 मल्टीप्लाई 500 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500 रुपीज़। शेयर ऑफ पार्टनर सी। आप यहाँ पर ए, बी और सी की जगह शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर, शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर, शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टनर के रेशो है 280 डिवाइडेड बाय 877 मल्टीप्लाई 4,38,500। इन दोनों की कटिंग करने से आंसर आएगा 500 और 280 मल्टीप्लाई 500 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,40,000। अब लास्ट पार्टनर की शेयर फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ पार्टनर डी 240 जो कि फोर्थ वाली रेशो है डिवाइडेड बाय 877 मल्टीप्लाई बाय 4,38,500। इन दोनों की कटिंग करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 और 240 और 500 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1,20,000 रुपीज़। अब हम हर पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पार्टनर ए को मिलेगा 1,26,000 का प्रॉफिट, पार्टनर बी को मिलेगा 52,500 का प्रॉफिट और पार्टनर सी को मिलेगा 1,40,000 का प्रॉफिट। इसी तरह पार्टनर डी को 1,20,000 का प्रॉफिट मिला हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है द वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय 3 हॉकर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। द लीस्ट अमाउंट सोल्ड बाय वन ऑफ देम इज 105 kg। What is the amount of mangoes sold by each of other 2 hawkers? Hawkers वो लोग होते हैं जो गलियों में घर घर में जाकर सामान बेचते हैं और यूजुअली रेडी पे होते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलकर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये सामान है और आकर ख़रीद लें। ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट, वैल्यू या एजेस दी गई होती थी और हमने इंडिविजुअली बताना होता था कि हर किसी का कितना शेयर है या उसकी एजेस क्या हैं। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट या वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ पे हमें रेशियो तो दी गई है वेट्स की कि तीनों हॉकर्स ने इतने इतने मैंगो सेल किए हैं और उनके वेट की रेशियो ये है, पर यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू नहीं दी गई बल्कि जिसने लीस्ट अमाउंट ऑफ मैंगो सेल किए हैं ना उसकी सिर्फ वेट दिया गया है। यहाँ रेशियो को देखने से पता चल रहा है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ मैंगो जिसने सेल किए हैं वो है फर्स्ट हॉकर। तो इस फर्स्ट हॉकर के जो सोल्ड मैंगोज हैं उनका वेट है 105 kg। अगर हमें सिर्फ एक आंसर दिया गया हो और टोटल वैल्यू ना दी गई हो और हमने दूसरे दोनों को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए पहले टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर दूसरे जो 2 या 3 जितने भी रेशियोज रह जाएंगी उनका हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दी गई है 3:4:5। सबसे पहले सम ऑफ रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि टोटल वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो 3 + 4 + 5 = 12। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज़ भी दी गई है, वेट ऑफ मैंगोज
सोल्ड बाय फर्स्ट हॉकर। तो फर्स्ट हॉकर ने जितने वेट के मैंगो सेल किए हैं वो है 105 kg। अब सपोज करें कि अगर हमें ये आंसर नहीं दिया गया, हमें कोई टोटल वैल्यू दी गई है और हमने फर्स्ट हॉकर ने जितने वेट के मैंगो सेल किए हैं वो फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट हॉकर की रेशो डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे टोटल वेट है वो लिख लेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 105 kg, जो कि हमें पहले से दिया गया हुआ है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ लेकर आते हैं। टोटल वेट यहाँ पर अकेला रह जाएगा। तो 105 kg मल्टीप्लाई, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका इक्वल की दूसरी तरफ जाने की वजह से रेसिप्रोकल लिखेंगे। अब रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो 3 और 12 की कटिंग करने से आंसर आएगा 4 और 105 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 420 किलोग्राम। अब हमारे पास टोटल वेट आ चुका है। फर्स्ट हॉकर का आंसर हमें पहले ही दिया गया है, हमने सिर्फ ये अदर जो 2 हॉकर्स हैं इन्होंने जितने वेट के मैंगो सेल किए हैं वो फाइंड करना है। तो सोल्व करते हैं। वेट ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय सेकंड हॉकर, जिसमें हम सेकंड रेशो लिखेंगे अब, क्योंकि हम सेकंड रेशो की आंसर फाइंड करने लगे हैं। 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट, जो कि 420 था। 12 और 420 की कटिंग करने से हमारा आंसर आता है 35 और 4 और 35 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 140 किलोग्राम। थर्ड हॉकर ने जितने मैंगो सेल किए हैं वो भी फाइंड कर लेते हैं। मैंगोस सोल्ड बाय थर्ड हॉकर, तो थर्ड वाली रेशो है 5, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट से। 12 और 420 की कटिंग करने से हमारे पास आंसर आएगा 35 और 5 और 35 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 175 किलोग्राम। इस तरह क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था वो हमने फाइंड कर लिया है कि सेकंड हॉकर ने इतने वेट के मैंगो सेल किए हैं और थर्ड हॉकर ने इतने वेट के मैंगो सेल किए हैं। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स को समझा और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस को सोल्व किया। आप डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस को सिर्फ समझ लेने से पेपर की अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली एक्सरसाइज या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिस ना कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।